रहमान रहीम, अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में। आज चूँकि पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए जो चीफ़ जस्टिस के ओहदे के लिए ये जस्टिस याह्या अफरीदी का इंतखाब हो चुका है, उनके जो नोटिफिकेशन का इजरा भी हो चुका है। चूँकि जस्टिस याह्या अफरीदी माजी करीब में 2018 तक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के से इसी हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम दे चुके थे। बड़े ऑनर्ड जज हैं, इंटीग्रिटी वाले जज हैं और उनके हवाले से एक तासुर है कि वो उन जजेस में से हैं जो कि बग़ैर किसी की तरफदारी के या अपना कोई एक पसंद नापसंद ज़ाहिर किए बग़ैर वो फ़ैसले देते हैं। तो उनके बहैसियत चीफ़ जस्टिस तकर्री के हवाले से जो पेशावर हाई कोर्ट के में साथ मुंसलिक जो वकला हैं, वो उनकी क्या तासुरात हैं, वो किस हद तक इस तकर्री को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आइए हम यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में जाके सीनियर वकला, बार एसोसिएशन के अहदेदारान और नौजवान वकला से बात करते हैं और उनके तासुरात जानते हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद अदील भट्ट एडवोकेट साहब मौजूद हैं। अदील भट्ट साहब जो हैं, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग से हैं, उनके मरकज़ी अहदेदार हैं। उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि इंसाफ लॉयर विंग्स का ये जस्टिस याह्या अफरीदी के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब के लिए तकर्री के हवाले से इनका क्या रद्द अमल है। जी जनाब। देखिए, आपके सवाल के दो जुज़ हैं। अगर पर्सनैलिटी की बात करते हैं याह्या अफरीदी साहब की, तो वो यहाँ पे बहैसियत वकील एक क्रेडिबल टाइम गुजार के गए हैं और फिर बहैसियत जज, फिर चीफ़ जस्टिस, वेरी न्यूट्रल, वेरी क्रेडिबल उनका टेन्योर यहाँ पे रहा। हमने देखा अपनी आंखों से और बड़े अच्छे तरीके से ग्रिप इन करके ये चीज़ों को लेकर आगे जाते हैं। ये तो आपका उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से, उनकी ज़ात के हवाले से एक रुख मैंने आपको बयान फरमा दिया। हम किसी भी जज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ये बात हमारी आप समझ जाएं। हमारा मानना ये है कि कोई भी कानून या आइन में कोई भी रद्द-ओ-बदल अगर शख्सियात को बिना बना के मुरतब किया जाए या पार्टी के रहनुमा या हुकूमती पार्टी अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए कानून में, आइन में अमेंडमेंट्स लेके आए, तरमीम लेकर आए, तो हमें लगता है कि ये अपने साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को वेलकम करने वाली बात होगी। ठीक है, और ये हमारी तीसरी दिहाई है जिस पे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब कानून को देखा है हमने बहुत गौर से। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि इतना गैर मुतनाज़िया शख्स हमारे अफरीदी साहब, लेकिन उनको मुतनाज़िया तरमीम की वजह से उनको यहाँ पर लाकर मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो भी होता, क्योंकि देखें, जब कोई भी कानून की इंटरप्रिटेशन होती है, आपने देखा कि कानून के बनने में और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन में 10 साल 15 साल लग जाते हैं। ठीक है, बास केसेस में आपने देखा कि ये एक राइज हो गया कि सीनियरिटी को मद्देनज़र रखते हुए जो है इनको एलिवेट किया जाएगा और इस तरीके से काफ़ी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो चीज़ें हुई। क्योंकि देखिए, एक पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो अपने टाइम के हद तक जो लॉ बनते हैं उसकी हद तक तो उनका एक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ये जो जज साहिबान जो सीनियर बनते हैं, तो आप यकीन माने इनके जहन में तमाम कवानीन की तमाम डेप्थ जो इनके उसमें स्टोर होती है और ये मालूमात, ये इल्म अवाम की अमानत होती है ना। तो ये एक हमें लगता है कि अवाम के साथ एक जुल्म है कि हम इतने बड़े इल्म को जो है ना बिल्कुल साइडलाइन कर दें या रिस्पेक्ट नहीं करें। अब मेरे बेटे को अगर वो घर में मेरे बाकी बच्चे सरबराह बना दें, तो आप बताएं ना, बाप की क्या हैसियत होगी या मशर की क्या होगी। और मैं आपको बताऊं, याह्या अफरीदी साहब के लिए ख़ुद भी ये एक चैलेंज है। अभी भी यहाँ पे आज सारे कह रहे थे एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने, ये चूँकि सब्जेक्ट टू हिज एक्सेप्टेंस है ना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बाद में तमाम लोग लगे हुए थे। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि देखें, इदारों को मजबूत करना
मांगता है जी, ठीक है। जब हम पर्सनल ओरिएंटेड कवानीन आइन की तरमीम लेकर आएंगे तो उस वक्त के लिए तो शायद थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं ये चीज़ें चैलेंज होंगी, एक अजीब सा वो हो जाएगा। आपने देखा होगा हमारा पार्टी का अपना एक कंटेंशन है, ठीक है, और इनका बाकी बार का आप लोग फील कर रहे होंगे। खुदा न खासा हम किसी जज के ख़िलाफ़, फिर आपको कह रहा हूँ, हम नहीं हैं, ठीक है। फैसलों के ऊपर तो हम बात कर सकते हैं, आइन ने, कानून ने हमें इजाज़त दी है कि हम फैसलों के ऊपर बात कर सकते हैं, अपना व्यू दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे थे कि हम क्यों किसी टर्म ऑयल को वो करें, क्या कहते हैं, मसला करें। आपने देखा पंजाब में पिछले साल, और हुआ क्या, जब ये पॉलिटिशियंस देखते हैं ना कि हमें कौन सी जगह पे ज़्यादा रुकावटें मिल रही हैं हमारे कामों के, नाजायज़ कामों के ना होने पे, तो वो जो है ना इस तरह के जो है ना चेंजेस या अमेंडमेंट्स लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर जो पिछला साल आपने देखा यहाँ पे तमाम ये गिर्द पुलिस और ये सब ने घेरा हुआ था हमारी बिल्डिंग को। यहाँ पर आइन के मुताबिक डिसीजन हो रहे थे, ठीक है, और क्या कहते हैं पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आके वो डिसीजंस ले रहे थे। अब उस चीज़ में इन लोगों को लगा कि जी ये तो आइनी चीज़ों को अलहदा होना चाहिए। 199 है हमारे पास, आपको कोई प्रॉब्लम है, कानून में उसकी कुछ कवानीन नहीं है, आप किधर आएंगे, भागे भागे यहाँ पर आएंगे, ठीक है कि नहीं। अब तो एक ऐसा इन्होंने चूचू का मरब्बा, आप देखेंगे अभी हर चीज़ चैलेंज होगी, एक अभी मुझे किसी ने बताया सिंध में बाकायदा वो अमेंडमेंट्स को चैलेंज कर लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं ना आवाम को, तो फिर हम उसमें हम जो आवाम की आवाज़ होती है ना, क्योंकि हमारी तो पार्टी का नाम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, तो वो हमने आवाम की जो ओपिनियन होती है उसको बेस बना के एक मुकदमा हम लड़ते हैं। बाकी ये तो कानून है जी, हमने ज़ाहिर बातें नहीं जजेस के सामने पेश होना है, अपने अपने मुकदमात लड़ने हैं। तो मैं आपको फिर कहूँ कि जिस तरीके से अमेंडमेंट्स लाई गए पूरी कौम ने देख लिया, उस तरीके पे प्रॉब्लम है। बाकी अमेंडमेंट्स तो ज़ाहिर बात है 2/3 आपको चाहिए होते हैं, और वो एक तरीक़ेकार है, वो कल हमारी होगी 2/3 हम अपनी ले आएंगे। बट हम ये कहते हैं कौम की भलाई में इन दी पब्लिक इंटरेस्ट कवानीन को का रद्द बदल हो तो ये एक अच्छा होता है। हमारे लिए इस वक्त आटा, चीनी, बिजली का बिल ये अहम है, ठीक है ना। आप किसी गरीब से कहेंगे ना कि तुम आइन के बारे में क्या कहते हो, तो वो कहेगा 2 रोटी। तो प्रॉब्लम ये है, और पता नहीं किस चक्रों में ये लोग पड़ गए। थैंक यू सर। कुछ अरसे से तकरीबन ये माजी का जो एक अशरा रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो जजेस के एक उनके रुझानात को लेकर एक आम पब्लिक में एक ये तासुर पैदा हो गया था कि जजेस भी किसी न किसी साइड की तरफदारी करते हुए कुछ फैसले देते रहे हैं। तो अब चूँकि जस्टिस यहया अफरीदी चूँकि एक इंटीग्रिटी वाले जज हैं, जिनके माजी का जो उनका जो कैरियर है वो दूसरे जजेस के मुकाबले में वो बिल्कुल साफ़ रहा है। तो अब चूँकि वो एक नए और इंतहाई अहम मनसब पे वो फाइज होने जा रहे हैं कल से, तो इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट के एक सीनियर वकील की हैसियत से नूर आलम साहब क्या समझते हैं कि क्या जस्टिस यहया अफरीदी साहब इस तासुर को दूर करने में कामयाब हो सकेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े जो अदलिया का जो सबसे बड़ा इदारा है पाकिस्तान में, वहाँ के जजेस पर भी लोग ये वो करते देख के ये सोचते हैं कि क्या ये जजेस गैर जानिबदार हैं या किसी की तरफदारी करते हैं। तो जैसे यहया की नामजदगी के बाद ये तासुर ख़त्म हो सकेगा सर? ये कि जहाँ तक आपके सुप्रीम कोर्ट के इदारे के मुतालिक आपने बात की है, तो ये एक ऐसा इदारा है कि इंसाफ फराहम करने वाला इदारा है, और इसमें कोई भी बंदा, कोई भी जज किसी का साथ नहीं देता है। उसका फर्स्ट वॉर ये होता है कि वो डिसइंटरेस्टेड होगा। ये जो है सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चला हुआ है जिसको प्रोपेगेंडा मशीनरी कहते हैं। उसमें ये कहा जाता है कि ये जज जो है इस पार्टी का है और ये जज जो है उस पार्टी का है। इसमें जो है जुडिशरी का कोई जज वो किरदार नहीं अदा करता है, वो इंसाफ फराहम करता है। अब यहया अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा से उसका ताल्लुक़ है, और मैं 3.5 साल उसके साथ एनरोलमेंट कमेटी में मेंबर रहा हूँ। बेहतरीन जज है, पूरे पाकिस्तान में बड़े अच्छे इस्लाहात लेकर आ जाएंगे 3 साल में। वो वकला बिरादरी,
को भी लेकर जाने के लिए और बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल को साथ लेकर इस्लाहात करने में, तामीरी इस्लाहात करने में और आवाम का एतमाद जो है इस इदारे के ऊपर बहाल हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो मंसूर अली शाह साहब हमारे सीनियर जज थे, उसने लाहौर हाई कोर्ट में फीमेल जज को चीफ जस्टिस बनाया था और उसमें कहा गया था कि जी पैनल भिजवाना चाहिए। फिर रूल जो है वो फ्रेम हो गए थे और उसके पीछे जो है उसने अपना किरदार अदा किया। उसमें भी उसने कहा कि जो जो जज लिया जाता है उसके लिए पैनल बनाना चाहिए। अब मुनीब अख्तर जो है वो जूनियर था उस वक़्त, वो उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेकर आ गए। इसी तरीके से आलिया नीलम साहबा जो है वो चीफ जस्टिस बन गई है। इसी तरीके से 26 अमेंडमेंट के बाद पैनल का कॉन्सेप्ट जो था वो ऑलरेडी रूल में उसने बनाया था और वही चीज़ जो है 3 बंदों को भिजवाया गया। अब ये 3 बंदों में से जो है हमारे लिए, इस सूबे के लिए एक ऐसा सूबा जहाँ पर वार अगेंस्ट टेरर वो हुआ है, यानी इस मैदान के ऊपर जो है इस जंग को लड़ा गया है। और पश्तून वो कौम है जिसने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं और इंटरनेशनल जो गेम हुए वो इस खिते के ऊपर है। और वहाँ से जो है एक इस तरह सैम्बल के तौर पर जो है एक ऐसा चीफ जस्टिस आ गया 3 साल के लिए कि वो पूरे पाकिस्तान में आवाम का जुडिशरी के ऊपर एतमाद भी बहाल हो जाएगा और सारे इश्यूज जो है उसको बड़े अच्छी तरीके से सेटल कर देगा। जितने भी इश्यूज हैं उनको जो है वो जजेस के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ चलेगा। तो हम कहते हैं कि ये इस सूबे के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइंदा है और इंशाअल्लाह ये आफ्टर 3 मंथ आप देखेंगे कि आप महसूस करेंगे पूरा पाकिस्तान बतौर कौम कि एक अच्छा जज जो है सुप्रीम कोर्ट को बतौर चीफ जस्टिस मिला है। जहाँ तक बाकी जजेस का वो ताल्लुक़ है तो वो बाज़ लोग कहते हैं कि ये ना हो कि 3 साल गुजरने के बाद अब ये तो इसका टाइम जो है वो 5 साल है तो 2 साल ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, जो बंदा उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है वो फिर बाद में उसी अदालत में होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा, लेकिन वहाँ पर जो है उसको आईनी अदालत में जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस जो है वो आईनी अदालत में चले जाएगा। तो कोई इस किस्म की कम्प्लिकेशन नहीं है। और पार्लिमानी कमेटी ने सिर्फ चीफ जस्टिस को जो है वो नॉमिनेशन करनी होती है, बाकी सारी कार्रवाई जुडिशल कमीशन करेगी और जुडिशल कमीशन ही आईनी अदालत बनाएगी। आईनी अदालत में कौन कौन होंगे, और इसमें ये भी थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्रोपेगंडे हो रहे हैं, जो कि एक ये चीज़ कि आईनी अदालत किस तरह चलेगी और आया ये सुप्रीम कोर्ट या उसके अंडर होगी। आईनी अदालत का बुनियादी चीज़ ये कि वायरस जब चैलेंज होंगी, आइन के बाबत आइनी पिटीशन होगी, वो सिर्फ आइनी अदालत सुनेगी। बाकी बेल हो, अपील हो, अगर माइनर की कस्टडी हो, फैमिली केसेस, जितने भी केसेस हैं उसमें अगर कोई पॉइंट हो कि ये आइन के मुताबिक ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मैटर भी आइनी अदालत में जाएगा। वो जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन और वो जो है उनके पास रहेगा। जहाँ तक दूसरी बात ये कहता है कि पहले 50,000 था, अब सुप्रीम कोर्ट में केस जमा कराने के लिए 10 लाख रुपए, ये भी गलत वो ये सोशल, हाँ, इसमें सिर्फ 10 लाख रुपए तक सूट वैल्यूएशन के लिए वो उन्होंने किया हुआ है। कोर्ट फीस जो है उसका एक अलहदा कानून है, इसके तहत सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि 10 लाख तक जब होगा तो आप डायरेक्ट वो करेंगे। 10 लाख से ज़्यादा वाला सूट होगा तो उसके लिए लीव टू अपील इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसमें जो है बाकी ना कोर्ट फीस के तौर पर इसको जमा किया जाता है, ना इसका कोर्ट फीस के साथ कोई ताल्लुक है, ना आइन जो है उसमें जो है कोर्टों के
فیس کے لیے جو ہے بنایا گیا کہ جس میں کورٹ فیس کا وہ ہے. تو یہ بعض غلط تاثرات ہیں, اس کے لیے میں نے آپ کو ایکسپلین کر. نور عالم صاحب, ایک جیسے ہم پاک آرمی میں جب کمانڈ تبدیلی کو دیکھتے ہیں تو جو جونیئر جنرل اگر وہ اس کو آرمی چیف بنایا جاتا ہے نا, تو جو سینئر زیادہ تر وہ ریٹائرمنٹ کو ترجیح دیتے ہیں. تو عدلیہ کی کیا روایت اس حوالے سے, چونکہ جیسے یحییٰ آفریدی صاحب تیسرے نمبر کے سینئر جج تھے, تو جو اس سے اوپر جو نمبر 2 اور نمبر 1 کے جو ججز ہیں وہ کیا رہیں گے یا وہ گھر جانا وہ کریں گے؟ عدلیہ کی جو ماضی کی روایات کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ کہ آپ ایک آرمی کا مثال دے رہے ہیں. آرمی کی سچویشن ٹوٹل علیحدہ ہے, وہ سرکار کے نوکر ہوتے ہیں. یہاں پر جو ہے حالات ٹوٹل علیحدہ. یہ آئینی پوسٹ ہوتا ہے. آئینی پوسٹ میں اب دیکھیں پنجاب میں عالیہ نیلم صاحبہ جو ہے چیف جسٹس بن گئی, وہ 2 جج اپنے بطور جج کام کر رہے ہیں. یہ ایڈمنسٹریشن ایک بندے کو دی جاتی ہے, تو یہ جج صاحبان جو ہے اپنا کام کریں گے. اچھا, کل کو جب یہ چیف جسٹس جو ہے اس کا 3 سال پورا ہو جائے گا تو یہ اس کا ٹائم تو ہے, یہ اپنا کام کرے گا, آئینی کورٹ میں یہ چلا جائے گا. تو اس میں یہ چیز نہیں کہ اس کو گھر جانا ہوگا, کیونکہ یہ آئینی عدالت ہے. آئینی عدالت میں کوئی اگر آپ پشاور ہائی کورٹ کا وہ لے لے تو ایک اعجاز افضل صاحب نے جو ہے اس کو بائی پاس کیا شاہجہان صاحب کو. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو دوست محمد خان صاحب نے جو ہے اس کو بائی پاس کیا تھا, اور وہ شاہجہان صاحب یہاں پر ڈیوٹی کر رہے تھے. اسی طریقے سے سجاد علی شاہ صاحب کو پیپل پارٹی کے دور میں جونیئر تھا, اس کو لے کر آئے تھے, پھر اس کو چیف بنا دیا, اس سے سینئر بندے تھے. اس کے بعد جو ہے اس کے کرائسس شروع ہو گئے تھے. یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی آئینی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. عوام کے اندر انصاف کرنے کے لیے وہ جج بنا ہوتا ہے, پھر ججز کا ایڈمنسٹریشن سنبھالنے کے لیے وہ چیف جسٹس بنتا ہے. تو اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ اگر آرمی میں جو ہے جب وہ سپرسیڈ کر لیتا ہے تو باقیوں کو ریزائن کرنا پڑتا ہے. یہاں پر یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ آئینی وہ ہے اور وہ آئینی پوسٹ نہیں ہے. کہ ماضی میں خیبر پختونخوا کے جو ججز سپریم کورٹ میں رہے ہیں ان کے حوالے سے ایک تاثر یہ پایا جاتا تھا کہ جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو چیف جسٹس صاحبان تھے وہ خیبر پختونخوا کے جج صاحبان کو اہم عدالتی مقدمات میں سے وہ الگ رکھتے تھے, اور مخصوص ایک بینچ ہوتے تھے جو کہ فیصلے کرتے تھے. زیادہ تر جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ججز کو سائڈ لائن کرتے تھے, ان کو اہم مقدمات سے علیحدہ کرتے تھے. تو اب چونکہ ایک موقع ملا ہے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک نامور جج کو جیسے یحییٰ آفریدی کو کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حیثیت سے کام کریں گے, تو جو چھوٹے صوبوں کے جو ججز کے حوالے سے وکلاء میں جو ایک شکایات کا ایک تاثر تھا وہ کیا دور ہو سکے گا بھی؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ججز صاحبان بیٹھتے ہیں ان میں اکثریت پنجاب سے ہوتی ہے, کیونکہ پنجاب کی آبادی زیادہ ہوتی ہے. پنجاب کے جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کی بھی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے, 80+ ہے, اور ہمارے یہاں کوئی 20 اسٹرینتھ ہے, لیکن 16-17 یہ جج صاحبان ہوتے ہیں, 2-3 سیٹس ہمیشہ خالی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہماری جو یا بلوچستان کی بھی بہت کم ہے, چونکہ ادھر بھی آبادی کم ہے. یہ جو جج صاحبان ہوتے ہیں جو ہائی کورٹ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے یہ آبادی کے لحاظ سے, آبادی کے بنیاد پہ وہ لیتے ہیں. تو ایسا تاثر تو اس وجہ سے ملتا ہے کہ چونکہ ہمارے جج صاحبان سپریم کورٹ میں کم ہوتے ہیں یا کم ہوتے تھے یا کم رہے ہیں, تو اس وجہ سے بھی بہت سارے مقدمات میں بیٹھے بھی ہیں, بیٹھتے بھی رہے ہیں, لیکن بہت سارے مقدمات میں ان کی ایبسنس بھی پائی جاتی رہی ہے. جہاں تک کہ موجودہ ہمارے چیف صاحب کی بات ہے جن کا کل نوٹیفیکیشن ہوا ہے یا نوٹیفیکیشن ہونے والا ہے, کمیٹی نے ان کو اپروو کیا ہے, تو یحییٰ آفریدی صاحب ہمارے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں. بیسیکلی ان کا تعلق ضلع کوہاٹ سے ہے. آفریدی ہیں قوم کے لحاظ سے, قبیلے کے لحاظ سے, اور یہ بہت پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق ہے ان کا. ان کے والد صاحب بھی سینئر بیوروکریٹ رہے تھے, اور ریٹائرمنٹ کی جیسی ریٹائر ہوئے تو وہ منسٹر بھی رہے تھے, اور ان کے جو دادا تھے وہ بھی کرنل تھے آرمی میں. تو ان کے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں وہ سارے بہت تعلیم یافتہ ہیں. یحییٰ صاحب بھی بہت پڑھے لکھے انسان ہیں, اور جہاں تک میرا اپنا تجربہ ہے میں ان کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں بہت عرصہ تک ادھر پشاور ہائی کورٹ میں, تو بہت بیلنسڈ جج ہیں, بہت اچھے کردار والے انسان ہیں,
اور بہت اچھے اخلاق والے انسان ہے. ایسی اگر کوئی کہے کہ بھئی کوئی مسئلہ ہے اس کردار کے حوالے سے یا اخلاق کے حوالے سے یا علمی حوالے سے، تو میرے خیال میں وہ ہر لحاظ سے ان کی پرسنالٹی بہت بیلنس ہے. تو میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں آج کہ ہمارے پختونخوا کے ایک جج صاحب اس کیلیبر کے تھے کہ ان کو سلیکٹ کیا گیا یا ان کو اس منصب کے لیے چن لیا گیا. تو یہ ہمارے لیے بھی آنر کی بات ہے، اور اس میں جو نوجوان وکلاء ہے ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر وہ محنت کریں گے تو وہ بھی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یحییٰ صاحب بہت بیلنس آدمی ہیں، بہت بیلنس جج ہیں. انشاءاللہ وہ مستقبل میں دوسروں سے زیادہ اچھا ڈیلیور کریں گے.